प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के, और यह वीडियो कक्षा 12 के मैथमेटिक्स विषय के मैट्रिक्स का पार्ट 2 है। जैसा कि हमने बताया था, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट बनाया जाएगा, और इन दोनों में ही मैट्रिक्स के बेसिक डिटेल आपको बता दिए जाएंगे। और फिर इसके साथ ही जो वीडियो आएगा उसमें अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पार्ट 1 में हमने देख लिया था सममित यानी सिमेट्रिक, विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अब पार्ट 2 में हमें पढ़ना है, तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पार्ट 2 का जो पहला पॉइंट है वो है आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इनको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यानी आव्यूहों का गुणन कैसे होगा। सपोज करिए, इसको समझिए कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से, कि जैसे अगर दो मैट्रिक्स हम ले लें, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं और एक मैट्रिक्स हम बी ले लिए। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का जो कोटि है यानी जो आर्डर है, कोटि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं आर्डर, इसका है यम इंटू यन है, और इसका जो आर्डर है इसके आर्डर को हम लिख सकते हैं पी इंटू क्यू लिख देते हैं इनके आर्डर को, यानी इनका आर्डर पी इंटू क्यू है। या इसको हम पढ़ सकते हैं यम बाई यन या पी बाई क्यू, इनको हम पढ़ेंगे। बात आई समझ में। तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कहने का मतलब ए इंटू बी कब पॉसिबल होगा, तो इनके लिए दो कंडीशन है, और उन दोनों कंडीशन को हमें चेक कर लेना अति आवश्यक है। लेकिन इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पहला वाला कंडीशन है। तो पहला वाला कंडीशन क्या कहता है कि पहले वाले, जैसे पहले ए है, ठीक है, तो इस पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी क्या, यन, नंबर ऑफ कॉलम यानी यन इक्वल होना चाहिए इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल। यानी कहने का मतलब ये जो यन की वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए पी के। ये यन किसको बता रहा है, ए का नंबर ऑफ कॉलम है, और ये पी किसको बता रहा है, बी का नंबर ऑफ रो है। यानी कहने का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो पहले वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर के। ठीक है, तब तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल होगा यानी संभव होगा। और दूसरी बात ये कहती है कि जब इन दोनों मैट्रिक्स का यानी जब इन दोनों आव्यूह का गुणा कर दिया जाता है, गुणा करने पर भी एक आव्यूह प्राप्त होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो आव्यूह का आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी हमें एक आव्यूह प्राप्त होगा। तो उस आव्यूह का आर्डर यानी कोटि क्या होगा, तो वो ये बताएगा कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, यही क्या कहलाएगा, आने वाले मैट्रिक्स का आर्डर कहलाएगा। आने वाले मैट्रिक्स का आर्डर यानी कोटि, या जिसको क्रम कहते हैं, क्रम कहलाएगा। यानी पहले वाले पंक्तियों की संख्या और दूसरे वाले स्तंभों की संख्या का जो इंटू होगा वही क्या कहलाएगा, आने वाले मैट्रिक्स का कहलाएगा आर्डर, कोटि या क्रम। बात आ गई समझ में। तो हमें सबसे पहले क्या चेक कर लेना है, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल। बात आ रही समझ में। अब इनको हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इनका एग्जांपल हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, एक एग्जांपल जिसमें हम लिख दें कि यदि कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ले लेते हैं A B C D, और एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं B, और इसको हम रख लेते हैं PQRS। ठीक है, PQRS। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स को प्रेजेंट किया जाता है तो कैपिटल लेटर में यूज़ किया जाता है अंग्रेजी के, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर में किया जाता है। बात आ रही समझ में। तो अब हम पहले ये चेक करेंगे कि पहले वाले मैट्रिक्स का आर्डर कितना है। तो ये देख रहे हैं हम 2/2 है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी आर्डर कितना है, 2/2, यानी यहाँ पर तो सभी एलिमेंट इक्वल है। यानी जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का
इंटू देखने को मिले, आपको कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई इनमें कर देंगे। यानी अगर हम ए बी की बात करें, किनकी बात करें, ए इंटू बी की, तो ए बी बराबर पहले ए के अमाउंट को लिख लें, तो ए बी सी डी इंटू पी क्यू आर एस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होता कैसे है, इसमें कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो होता है रो बाई कॉलम, क्योंकि ये पहले का रो है और ये दूसरे का क्या है, कॉलम, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है। यानी कहने का मतलब इसका रो क्या है, फर्स्ट रो R1 है ए बी और इसका कॉलम क्या है पी आर है, तो इसके रो से इसके कॉलम में इंटू करेंगे, यानी ए का गुणा पी में करेंगे तो ए पी और फिर बी का गुणा आर में करेंगे तो बी आर, बीच में लगा देंगे प्लस। बात आ रही समझ में। फिर वही स्थिति फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो ए का गुणा क्यू में करेंगे तो ए क्यू प्लस बी का गुणा आर में करेंगे तो बी एस देखने को मिलेगा। बात आ रही समझ में। सेम वही स्थिति, अब इस फर्स्ट रो का क्लियर हो चुका है, तो अब इस सेकेंड रो की हम बात करेंगे और इस सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो सी का मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो सी पी प्लस डी का आर में करेंगे तो डी आर। सेम वही स्थिति कि सेकेंड रो का आप सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी का मल्टीप्लाई क्यू के साथ करेंगे तो सी क्यू हो जाएगा, प्लस डी का मल्टीप्लाई एस के साथ करेंगे तो डी एस। यानी ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा किसका, ए इंटू बी का। और एक चीज इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इंटू कर रहे होते हैं तो इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि अगर पहले ए है तो पहले ए की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद बी की वैल्यू। नहीं, जैसे ही अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं अर्थात आगे पीछे कर देंगे तो मान मिलना मुश्किल हो जाएगा, यानी ये मान के चलिए फिर नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, जो हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। और ये जो एग्जाम्पल यानी इसको क्वेश्चन कह लीजिए या एग्जाम्पल कह लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में सीधे आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर बच्चे इसको गलती करके अर्थात गलत कर करके चले आते हैं और उनको नंबर नहीं मिल पाता। तो चलिए वो एग्जाम्पल या क्वेश्चन क्या है डायरेक्ट अब हम उस पर चलते हैं। तो ए बराबर एक दे दिया है एक्स वाई जेड और एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी इज इक्वल टू ए बी सी। बात आ रही समझ में। अब हम इनका मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा कि ए बी और बी ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी इन दोनों का हमें मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी की, पहले हम बात करेंगे ए बी की। तो ए हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड है और बी का वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है ए बी सी। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ए का जो आर्डर है वो है 1/3 और जो बी का आर्डर है वो है 3/1। जैसे देख लीजिए 1 1 2 3 1/3 फिर 1 2 3 फिर उसके बाद 1। तो ये हमने पहले राइट कर दिया इनका आर्डर। अब पॉसिबिलिटी हम देखेंगे कि इनका इनटू पॉसिबल है कि नहीं, अर्थात इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। तो हमने बताया पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के, यानी पहले के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे के पंक्तियों की संख्या, जो कि 3 3 यहाँ इक्वल दिख रहा है, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा यहाँ पे, जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसकी कोटि कितनी होगी 1 × 1, यानी एक एलिमेंट उसमें उपस्थित होगा। और हम बता चुके हैं आपको कि रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस यक्स का ए के साथ होगा तो लिख देंगे ए एक्स, फिर इस वाई का बी के साथ लिखेंगे तो बी वाई, फिर प्लस इस जेड का सी के साथ करेंगे तो सी जेड। यानी कहने का मतलब ये 1/1 का मिल चुका है हमें मैट्रिक्स। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे बी ए की, किसकी बात करेंगे बी ए की। तो बी की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे है ए बी सी और ए की वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है एक्स वाई जेड और इसका आर्डर जो है प्यारे विद्यार्थियों 3/1 है और इसका है 1/3।
ठीक है। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहले हम चेक कर लें कि क्या इनका मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो काम हमें क्या करना है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल करना है दूसरे के नंबर ऑफ रो के। तो देख रहे हैं 1 1 इक्वल है और जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका जो आर्डर होगा वो होगा 3/3, यानी इस बीच वाले को मिला लीजिए, अगर ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई संभव है, और इन जो लास्ट वाले हैं अगर इनको हम मिलाएं तो हमें वो आर्डर मिलेगा। तो 3/3 यानी कितने 9 एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 9 एलिमेंट के लिए चलिए अब हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो हमने कहा रो बाई कॉलम, तो पहले में रो कौन है, ए है, ए का कॉलम के साथ यानी AX, तो ये AX हो गया, ठीक है। फिर इसी A का इनके साथ करेंगे AY, फिर इसी A का इनके साथ करेंगे AZ, उसी प्रकार B का करेंगे तो BX, फिर B का Y के साथ BY, फिर इसी B का Z के साथ BZ, उसी प्रकार CX CY और CZ देखने को मिलेगा। और यही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको जो है 5 नंबर दिला करके रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से सिमिलर क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस ऐसे रहते हैं कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो अब तो ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे अर्थात गुणन कैसे हम लोग करते हैं। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसके बाद बात आएगी जो है वो आएगी व्युत्क्रमणी अव्युत्क्रमणी की, ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स जो है व्युत्क्रमणी जिसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर कब होगा और अव्युत्क्रमणी यानी सिंगुलर कब होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है वो है व्युत्क्रमणीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्युत्क्रमणी, आप भी इंग्लिश में कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और एक दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कि कोई मैट्रिक्स आपको A दे दिया, और इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स है वो 0 के इक्वल ना हो, अर्थात उस मैट्रिक्स के अगर सारणिक का मान निकालें और वो 0 नहीं प्राप्त होता है, तब हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स था यानी वो जो आव्यूह था वो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह था। यानी कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो सपोज करिए एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A = 1 2 3 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू, तो जैसे ही डिटर्मिनेंट में करेंगे तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 4, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी आती है। 1 का इंटू 4 के साथ करेंगे, -3 का इंटू 2 के साथ करेंगे 6। जिन विद्यार्थियों को ये नहीं समझ में आ रहा है वो पहले जाकर के डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स में सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। अब 4 - 6 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात डिटर्मिनेंट्स ऑफ A की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। यानी सीधे सीधे हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स A है यह एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो जाए, अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू क्या मिल जाए, हमें 0 मिल गया, और जैसे ही हमें 0 मिल गया तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स A है वह सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसको एग्जाम्पल के मोड से देखें तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यदि A = यानी इफ A = 2 3 या 2 3 ना लेकर के लिख दें 2 6 1 3, ठीक है। अब हम इसके डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 1 3, और इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे
3 दूना यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 होगा, 6 माइनस 6 ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को इस A को हम कहेंगे कि यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। बात आ गई समझ में प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोगों ने देखा व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय पढ़ लिया है, अब मल्टीप्लिकेशन भी हम लोगों ने देख लिया। अब और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ा विशेष फोकस कीजिएगा जो है। अब बढ़ते हैं इसमें अगले, और इसका जो लास्ट पॉइंट है सीधे उस पर हम बढ़ते हैं अगले लास्ट पॉइंट की तरफ। तो हम लोगों का मैट्रिक्स का जो लास्ट पॉइंट है वो है सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं हम, ठीक है। तो हमने आपको डिटर्मिनेंट्स, तो जितने भी बच्चों ने डिटर्मिनेंट्स देखा होगा वहाँ पे हम आप लोगों को 2 पॉइंट पढ़ा दिए हैं जो है, एक है माइनर और दूसरा है कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बिना इसकी जानकारी के। अगर हिंदी में हम लिख दें तो इनको हम कहते हैं उपसारणिक, हिंदी में अगर लिखें तो ये है उपसारणिक, और इसको हम कहते हैं सहखंड। तो बिना इनकी जानकारी के आप सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं निकाल पाएंगे। बात आ रही समझ में। तो जैसे सपोज करिए इसको हम समझते हैं कि ये होता कैसे है। जैसे अगर कोई आव्यूह A है, अगर कोई आव्यूह क्या है A है, अगर इसके सहखंडज की बात करें तो इसको ADJ ऑफ A से डिनोट करते हैं, ADJ ऑफ A से डिनोट करते हैं। और इसको हम डिफाइन करते हैं क्या कि A के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो इसका यही फार्मूला होता है कि A के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त। अगर हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए हम इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हमें कुछ 1 2 3 4 देखने को मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इनके सहखंडों से प्राप्त आव्यूह पहले निकालेंगे। इस A के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह को अगर निकालें तो हम जानते हैं कि सहखंड को हम कहते हैं कोफैक्टर, और उनको हम डिनोट करते हैं C से। तो कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं। तो इसमें एक C11, C12, C21 और ये C22, ये सारी बातें आपको डिटर्मिनेंट्स में बता दी गई हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो जल्दी से जा करके वहाँ पे पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो सब सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंबल बता दिया है कि इसका होता है प्लस माइनस, माइनस प्लस अगर 2/2 का है तो इसका फार्मूला भी बताया गया है कि माइनस 1 टू द पावर I प्लस j, यानी 1 प्लस 1 यम 1 1 होगा, और ये होगा -1 पावर 1 प्लस 2 यम 1 2 होगा, और -1 पावर यम 2 प्लस 1 यम 2 1 होगा, और -1 पावर 2 प्लस 2 यम 2 2। अब इसका वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर निकालें तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यम 1 1 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ इसको छोड़ें तो हमें क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। -1 टू द पावर 2 है तो इसकी वैल्यू प्लस में मिल जाएगी। अब बात करते हैं यम 1 2 की, यानी यम 1 2 यानी 2, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ हमें 3 देखने को मिलेगा। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब -1 टू द पावर 3 वैल्यू माइनस में मिल जाएगी। सेम वही स्थिति इनके
इनके साथ देखेंगे m21 के साथ, तो इनके रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमें 2 देखने को मिल रहा है 2, और यहाँ देख रहे हैं -1⁻3, तो इसको क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और लास्ट C22 की बात करें तो ये कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, अर्थात इस एलिमेंट के इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 1, और इसके पावर कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा प्लस। यानी इनके सहखंडों से यानी कोफैक्टर से जो प्राप्त आव्यूह है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं B, हम उनको कंसीडर क्या कर लें, B कंसीडर कर लें। और ये बराबर हमें देखने को मिल रहा है 4 - 3 -2 1 देखने को मिल गया, 4 - 3 -2 1 देखने को मिल गया। तो ADJ अगर हम बात करें, ADJ की अगर हम बात करें तो ये क्या कहेगा, B का ट्रांसपोज बताएगा। तो B ट्रांसपोज यानी परिवर्त, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है, तो इसका हम ट्रांसपोज कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ADJ ऑफ ए रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 - 3 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2 1, ये निकल चुका है। क्या निकल चुका है प्यारे विद्यार्थियों, सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और बिना इनकी जानकारी के आगे अब हम जो पॉइंट पढ़ाने वाले हैं इनवर्स व्युत्क्रम, उनको आप नहीं जान पाएंगे। बात आ रही समझ में, तो इस प्रकार से एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब हम लोगों का जो इसमें कुछ लास्ट पॉइंट बचा है, अब हम लास्ट पॉइंट पे डिस्कस कर दें। तो जो लास्ट पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम हम किस प्रकार से निकालते हैं, यानी इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का प्रतिलोम, अगर हिंदी में बात करें तो प्रतिलोम कहते हैं। तो अगला पॉइंट है हम लोगों का आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह का प्रतिलोम। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इनको कहेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके 2 कंडीशन हैं, पहला तो तरीका और दूसरा तरीका। तो पहला तरीका ये कहता है प्रारंभिक विधि से है, जिसको हम कहने को हम शायद इनिशियल भी कह सकते हैं, इनिशियल मेथड भी कह सकते हैं, या अगर इसको दूसरा नाम अगर देना चाहे तो एलिमेंट्री भी यूज कर सकते हैं। इनिशियल ठीक है, इनिशियल ठीक रहेगा। और एक दूसरा कंडीशन इसका आता है जिसको हम कहते हैं कि आव्यूह मेथड से जो है, मतलब उसके कंडीशन के लिए हम डायरेक्ट ऐसे A इनवर्स बराबर लिखा जाता है ADJ अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये एक दूसरा तरीका है। और इन दोनों पे फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। बात आ रही समझ में। तो जहाँ पे ये ADJ क्या है, A का सहखंडज आव्यूह है, और ये A का क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक मान है। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें कभी भी इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि ये जो A हो यह एक व्युत्क्रमणी यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। बात आ रही समझ में। अब इसके साथ ही हम कुछ नोट पॉइंट पर चलेंगे, और ये नोट पॉइंट आपको कंपटीशन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते रहेंगे और मिलेंगे भी, ठीक है। तो पहला नोट पॉइंट क्या है कि यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें, यदि किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो वो उसी आव्यूह के बराबर होगा। और दूसरा पॉइंट A B 2 आव्यूह हैं, और अगर हम इनका ट्रांसपोज देखें तो ये बराबर होते हैं B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और एक तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है कि A के प्रतिलोम का प्रतिलोम हम निकालेंगे तो वो A के ही बराबर होगा। और एक लास्ट पॉइंट हम बता दें इसमें, तो A B का जो इनवर्स यानी जो प्रतिलोम होगा उसको हम B इनवर्स इंटू A इनवर्स लिख सकते हैं। तो एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो बात आ रही समझ में, हम क्या बता रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, यानी मैट्रिक्स आव्यूह जो है अब वो आपका क्लियर हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे बोर्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर जितने नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।